Hi, good evening, everyone. My name is Sushant Sani, and in today's session, हम कुछ डाउट्स लेने वाले हैं। तो जानवी, ये स्टडी यूनिट 3 के डाउट्स है ना? यस सर। चलो, पहला डाउट लेते हैं आपका। तो बाकी सारे एमसीक्यू हो चुके हैं स्टडी यूनिट 3 हम्म। के। बाकी सब हो गए। तो यही जो आपने अभी मुझे भेजे, दीज वर दी प्रॉब्लम्स हाँ मेजर। सर। तो टोन कंपनी इज द डिफेंडेंट इन अ लॉ सूट बाय विट। डिफेंडेंट मतलब? सर मतलब डिफेंड कर रहे हैं खुद को। ठीक है, मतलब अगर मैंने आप पे केस कर दिया हाँ। तो फिर कौन हुआ डिफेंडेंट? मैं। और प्लांटिफ कौन होता है? जो जो परेशान है। केस। हाँ। समझ के चलना, जो परेशान है या जिसने केस करा है, दैट इज द प्लांटिफ। ठीक है। टोन कंपनी इज द डिफेंडेंट इन अ लॉ सूट बाय विट। तो मतलब क्या है? विट ने टोनी पे केस किया है हम्म। इन ईयर 2, डिस्प्यूटिंग द वैलिडिटी ऑफ अ कॉपीराइट हेल्ड बाय टोन। कोई कॉपीराइट से रिलेटेड है केस। At December 31st, year 2, Tone determined that Witt would probably be successful against Tone for an estimated amount of 4 lakh. हाँ। तो $400,000 का एक क्या है? प्रोबेबली भी सक्सेसफुल लिखा है, प्रोबेबली। ठीक है। तो प्रोबेबल कोई चीज कब होती है? जब उसके होने के चांसेस उसके ना होने से ज्यादा हो। राइट। हाँ। अप्रोक्सीमेटली a $400,000 loss was accrued by a charge to income for the year ended December 31 ईयर 2। सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रोबेबल था। कोई कंटिजेंट लाइबिलिटी अगर प्रोबेबल हो तो क्या करते हैं उसको? सर उसका वो नोट करते कर हैं। देते हैं ना उसको। हाँ। अक्रू करने का क्या मतलब है? उसके एक्सपेंस बुक कर लेते हैं उसको। हाँ। उसको लाइबिलिटी मान लेते हैं। ठीक है ना? ऑन December 15 ईयर 3 अगले साल पहुंच गई। ईयर 2 में उन्होंने $400,000 अक्रू किए थे, मतलब उसको अपनी एक लाइबिलिटी मान लिया था कि ये तो देना ही पड़ेगा। ऑन December 15 ईयर 3, पूरे एक साल के बाद, टी एंड डब्ल्यू अग्रीड टू अ सेटलमेंट प्रोवाइडिंग फॉर अ कैश पेमेंट ऑफ $250,000 फ्रॉम T to W एंड द ट्रांसफर ऑफ टीज कॉपीराइट टू बिल। कॉपीराइट भी देना पड़ रहा है। तो अब मुझे एक बात बताओ, हमने पहले लाइबिलिटी कितने की बुक करी थी? 4 लाख की बुक करी थी और 2.5 लाख दी 400K थी। की, है ना? अब पेमेंट कितनी करनी पड़ रही? अभी कितनी करी है? टू 2,50,000। बट साथ में हमने कॉपीराइट भी दिया है। हाँ। अब मुझे एक बात बताओ, अगर सर ये उसी कॉपीराइट का ही तो अमाउंट है। नहीं, 2.5 लाख। एंड डब्ल्यू अग्रीड टू अ सेटलमेंट प्रोवाइडिंग फॉर अ कैश पेमेंट ऑफ दिस बाय T to W, इतनी तो कैश पेमेंट हो गई। एंड इसके साथ में एंड द ट्रांसफर ऑफ टीज कॉपीराइट टू डब्ल्यू, कॉपीराइट भी दे दिया। द कैरिंग अमाउंट ऑफ द कॉपीराइट ऑन द टीज अकाउंटिंग रिकॉर्ड वॉज $60,000। तो कैरिंग अमाउंट इसका $60,000 था। वॉट वुड बी द इफेक्ट ऑफ सेटलमेंट ऑन टीज इनकम बिफोर इनकम टैक्स इन ईयर 3? इनकम बिफोर इनकम टैक्स किसका? टी का। हम्म। तो आप मुझे एक बात बताइए, आपको क्या चीज समझ में आई और क्या चीज समझ में नहीं आई? सर मुझे ये तो डाउट समझ क्या में आया? आ गया, तो जैसे मेरा तो ये डाउट था कि 4 लाख रुपए उन्होंने अक्रूड उसको नोट करा था लेकिन दिए 2.5 लाख। लेकिन सर ये 60,000 रुपए कैरिंग अमाउंट कैसे हो सकता है? वो तो। नहीं, मैं एक बात आपने क्वेश्चन को ढंग से नहीं समझा। सपोजिंगली आप मेरे बिजनेस राइवल हो हाँ। और हमारा किसी पेटेंट या कॉपीराइट, किसी नो हाउ को लेके हमारा झगड़ा चल रहा है। हम्म। अब जानवी ने क्या किया? जानवी ने बोला बहुत हो गए झगड़े, अब मैं जा रही हूं कोर्ट में। आपने मेरे पे केस कर दिया उस कॉपीराइट से रिलेटेड। हम्म। तो आपके पास अब दो राइट्स हैं। कोर्ट आपको क्या देता है वो डिपेंड करता है। हाँ। आप कोर्ट को ये भी कह सकते हो कि इसको मैं 2 साल से रोकने की कोशिश कर रही हूं, ये बंदा नहीं माना, तो अब मुझे पहले 2 साल का भुगतान दो जो मेरा नुकसान हुआ है। अच्छा। प्लस इसको बोलो कॉपीराइट मेरे को ट्रांसफर करेगा।
हाँ अगर कोर्ट ने मुझे गिल्टी मान लिया तो कोर्ट आपकी दोनों बातें मान जाएगा, वो आपको रेमेडीज तो देगा ना फिर। आपको बात समझ में आ रही हाँ सर, आगे एक बार। है ना? ठीक है, तो वो तो फिर हो गया, 1.5 लाख उसमें से गए तो 90,000 बचते। एग्जैक्टली तो इट इज नॉट इम्पोर्टेंट। अब वो कह रहे हैं इंक्रीज कितना होगा, देखो वो दे क्या क्या रहा है। मैंने सोचा था कि मेरे को आपको 4 लाख रुपए देने पड़ेंगे। हम्म। कोर्ट ने थोड़ी बातें मेरे फेवर में भी सुन ली, तो कोर्ट ने बोला 2.5 लाख देना है प्लस अपना कॉपीराइट इसको ट्रांसफर कर दो, आपके पास ना रहेगा कॉपीराइट, ना ही आप आगे जानवी को तंग कर पाओगे। लॉजिक है थोड़ा बहुत, हाँ सर। है ना? तो मैंने सोचा था कि मुझे 4 लाख रुपए देने हैं, हम्म। लेकिन मैंने दिए कितने? 250 कैश में दे दिए, और और साठ अपना हजार एक एसेट, एसेट इज माय फाइनेंशियल राइट, मैंने हाँ अपना सर। एसेट आपको दे दिया। हाँ। तो 60K का मैंने आपको एसेट भी दे दिया, कॉपीराइट भी दे दिया। 310 की हो गया ये। यस सर। अब आप मुझे बताइए, मैंने सोचा था कि मुझे जानवी को, मैंने लाइबिलिटी बुक कर ली थी पिछले साल की, जानवी मेरे पे केस कर चुकी है, मुझे इसको $400,000 देने ही पड़ेंगे। हम्म। ठीक है, बट मेरी लाइबिलिटी, अब जब मैं सेटलमेंट कर रहा हूं तो सेटलमेंट मतलब मेरी लाइबिलिटी खत्म। तो हाँ। लाइबिलिटी खत्म करने के लिए मुझे लाइबिलिटी डेबिट करनी पड़ती है। मैंने लाइबिलिटी डेबिट कर दी, लाइबिलिटी टू पे जानवी, कंटिजेंट लाइबिलिटी थी मेरी 400,000 की। मैंने सबसे पहले लाइबिलिटी बनाने की पहले एंट्री क्या करी होगी ये सोचो। हमने करी होगी हमारे एस्टिमेटेड एक्सपेंसेस टू लाइबिलिटी, हाँ। है ना? यस सर। पीएनएल में चार्ज कर दिया, बैलेंस शीट में लाइबिलिटी दिखा दी। फोर अब लैख सर। 400,000 की मेरी लाइबिलिटी खत्म हो रही है क्योंकि मैं लाइबिलिटी को पे ऑफ कर रहा हूँ। लेकिन पे ऑफ कैसे कर रहा हूँ? टू कैश, 250K, टू मेरा एसेट, हम्म। कॉपीराइट, मेरा इंटेंजिबल एसेट, कितने से? 60K से। बचा क्या? बैलेंसिंग फिगर। बुक्स ऑफ 90,000। अकाउंट्स तो यही देखेंगी ना कि किसी को 400,000 देने थे बट 310,000 में सेटलमेंट हो गई, तो मतलब कम देने पड़े, मतलब 90K का क्या है? टू गेन। ये गेन आप अपने प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर क्या कर दोगे? ट्रांसफर ईयर 3 के। आई बात ठीक समझ? है। हम्म। और ये ऐसी इस प्रकार का क्वेश्चन, मतलब ये जिस डिफिकल्टी लेवल है ना, इस डिफिकल्टी लेवल तक के क्वेश्चन एग्जाम्स में आ सकते। ठीक है, बिकॉज इट इज नॉट अ डिफिकल्ट क्वेश्चन, इट जस्ट हैव अ हाँ, इससे मोर डूएबल। इंफॉर्मेशन विच हाँ। टू डाइजेस्ट। ठीक है, तो ये बात क्लियर है कि आंसर कैसे आया। यस सर। अगले अगले पे चले। हम्म। राइट, तो सेज इनकॉर्पोरेशन बॉट 40% ऑफ एडम्स कॉर्पोरेशन। तो एस ने एडम के अंदर 40% की क्या कर दी? इन्वेस्टमेंट। 40% इज मोर देन 20 बट लेस देन 50। 50। तो कहीं ना कहीं आप क्या बन रहे हो? इसके एसोसिएट, कंट्रोलिंग में आ नहीं रहे हो। हम्म। इनसिग्निफिकेंट कंट्रोल है नहीं क्योंकि 20 से ज्यादा है। तो यहाँ पे आपके पास अपनी इन्वेस्टमेंट को अकाउंट फॉर करने के दो तरीके हैं, है ना? हाँ, एक तो फेयर वैल्यू ऑप्शन और एक और एक इक्विटी। इक्विटी मेथड, जोन सा आप ऑप्ट करोगे वही आप कंसिस्टेंटली हर साल फॉलो करोगे। यस सर। आउटस्टैंडिंग वोटिंग कॉमन स्टॉक ऑन January 2 फॉर दिस इज योर इनिशियल इन्वेस्टमेंट यस सर। विच इक्वल्ड अ proportionate शेयर ऑफ फेयर वैल्यू ऑफ द नेट एसेट। ठीक है, the carrying amount of the net assets at the purchase date was $90,000। हम्म। $90,000 का क्या है जानवी? कैरिंग अमाउंट ऑफ एसेट्स फेयर। ऑफ हाँ। एडम। तो मैंने जिसके अंदर इन्वेस्ट करा है उसके टोटल एसेट्स में से अगर मैं टोटल लाइबिलिटीज माइनस कर दूं तो जो बच रहा है दैट इज माय नेट वर्थ, एस एडम की नेट वर्थ। ठीक है, और ये हो गई उसकी नेट एसेट्स यानी कि नेटवर्थ, टोटल एसेट्स माइनस टोटल लाइबिलिटी। मैं टोटल इसका अमाउंट। 40% खरीद रहा हूं देखा जाए तो, हम्म। मैं इसका 40% खरीद रहा हूं, तो मैं 3,60,000 रुपए के नेट एसेट्स ले रहा हूं, हाँ, लेकिन मैं पैसे $4 लाख दे रहा हूँ। तो अभी वो इस बारे गुडविल में हो गया। सोचेंगे सोचेंगे, ठीक है?
पूरे क्वेश्चन से पहले बता नहीं सकते क्या है ये डिफरेंस। फेयर वैल्यू एंड कैरिंग अमाउंट्स वर द सेम फॉर ऑल आइटम्स एक्सेप्ट फॉर प्लांट एंड इन्वेंट्री। प्लांट एंड इन्वेंट्री की कैरिंग अमाउंट्स डिफरेंट थे हम्म। उसके फेयर मार्केट वैल्यूज से। और जब भी बिजनेस के एक पोर्शन का सेल परचेज होता है, हम्म। उसके अंदर हम चीजों को फेयर मार्केट वैल्यू पे लेते हैं कि नहीं लेते हैं? हाँ सर। लेते हैं। हमने ये बिजनेस कॉम्बिनेशन के लेक्चर्स में देखा होगा आपने। हाँ। फेयर मार्केट वैल्यू ही आती है हमारी गुडविल इक्वेशन में सारी चीजें कि यस नहीं? सर, शेयर मार्केट वैल्यू नॉन पे ही आता कंट्रोलिंग इंटरेस्ट भी फेयर वैल्यू पे आता है ना? हमारी परचेज कंसिडरेशन भी फेयर वैल्यू पे आती है अगर हमने इन काइंड दी हो, कि मैंने है। सामने हाँ, वाले को बोला मेरा आईपैड ले जा और मुझे अपने शेयर्स दे दे। शेयर दे दो तो भी सर वो भी फेयर वैल्यू पे आते हैं। है ना? चलो, तो फेयर वैल्यूज एंड कैरिंग अमाउंट वर द सेम फॉर ऑल आइटम्स एक्सेप्ट फॉर प्लांट एंड inventory, for which the fair values exceeded their carrying amount by 90,000 and 10,000 respectively. ठीक है। The plant has a 18-year life. तो बेसिकली करना क्या चाहिए था? सही तरीका क्या होता कि प्लांट को फेयर वैल्यू पे ले आते, है ना? और फेयर वैल्यू पे लेके आने के बाद जो 18 से डिवाइड करके। कैरिंग अमाउंट से फेयर वैल्यू का डिफरेंस एड अप हुआ, उस हम्म। डिफरेंस को कंसिडर करके आप उस पूरे अमाउंट को, जो कि आपकी नई कैरिंग अमाउंट बन गई है, उस हाँ। पूरे अमाउंट को आप 18 साल में डेप्रिशिएट करते। लेकिन आपने किया क्या है? सिर्फ कैरिंग अमाउंट को ही एप्रिशिएट किया है। तो फेयर मार्केट वैल्यू कैरिंग अमाउंट इनके बीच का जो डिफरेंस है, इतनी और डेप्रिसिएशन लगनी चाहिए थी जिसके कारण प्रॉफिट्स थोड़े कम हो जाते। तो एक तो ये कंसिडरेशन है। दूसरी क्या है कि हमें इसको फेयर मार्केट वैल्यू पे लेके ही चेक करना चाहिए था कि हमारी गुडविल का अमाउंट कितना बन रहा है। बिकॉज इक्विटी मेथड अगर फॉलो होगा कभी भी, तो हम गुडविल को कैलकुलेट जरूर करेंगे, भले ही उसको हाँ। अकाउंट फॉर ना करें। हाँ। Fair values and the carrying amounts were the same for all except plant and inventory, for which the fair values exceeded their carrying amounts by 90 and 10. The plant has a 18-year life. All inventory was sold during the year. मतलब सारी इन्वेंट्री बेच दी हमने। हाँ। ठीक है ना? During the year, Adam reported net income of $120,000 and paid 20,000 cash dividend. What amount should Sage report in its income statement from its investment in Adams? वो पूछ रहा है कि आपकी इनकम शेयर कितना है। मैं एक बार रिवीजन करवाता हूँ इक्विटी मेथड के बारे में। इक्विटी मेथड के अंदर क्या होता है, आपने जो भी इनिशियल इन्वेस्टमेंट खर्ची है, हाँ सर। आप उसके अंदर चेंजेस करोगे उसी प्रकार से अगर आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन के इक्विटी अकाउंट को चेंज करते हैं। हम्म। जैसे आपका इक्विटी अकाउंट अकाउंट प्रॉफिट्स के कारण बढ़ता या घटता? बढ़ता। तो बढ़ता। आपकी खुद की ऑर्गेनाइजेशन का इक्विटी अमाउंट बढ़ता है। बढ़ता है, तो आप इसको भी इंक्रीज कर दोगे बाय अ प्रॉफिट शेयर। हम्म। डिविडेंड देते हैं तो रिटेन्ड अर्निंग में से देते हैं, कम होता। रिटेन्ड आपकी इक्विटी होती है, इक्विटी आपकी कम हो जाती है, राइट? पक्का ना? हाँ सर। तो ये आपका इनिशियल इन्वेस्टमेंट भी अगर आपने कोई इक्विटी मेथड से अकाउंट फॉर कर रहे हो, वो भी कम हो जाएगा डिविडेंड के अमाउंट से। तो लेस क्या कर दोगे? डिविडेंड का अमाउंट। डिविडेंड अमाउंट, राइट? अब इस प्रकार से हम देखें तो हमें क्या मिल जाएगा, हमारा एंडिंग बैलेंस मिल जाएगा इक्विटी अमाउंट का भी, प्लस वो हमसे क्या पूछ रहा है कि हमारा ये पोर्शन कितना है। ठीक है, हाँ। प्रॉफिट शेयर कितना है। तो अब इसके अंदर हमें प्रॉफिट शेयर निकालना है। कुछ कॉम्प्लिकेशंस को मैंने क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते ही आपको हाईलाइट करवाया था, राइट? तो 1,20,000 जो है ये, 1,20,000 जो है ये, इस पे मुझे क्या मिलेगा? इसका मुझे 40% मिलना चाहिए, 40% मिलेगा। है ना? बट हाँ क्या सर। ये 1,20,000 उन एडजस्टमेंट्स को अकाउंट फॉर करके है या नहीं है? जो ये हाँ। एडजस्टमेंट्स है 90 और 10,000 की, ये तो हमें करनी है।
जानवी ये एडजस्टमेंट्स हमें करनी पड़ेंगी ना। यस सर। अब आप मुझे बताइए, 90,000 से कैरिंग अमाउंट बढ़ने का क्या मतलब है प्लांट का? कि प्लांट अगर पहले 1 लाख का था तो अब 1,90,000 का होना चाहिए। यस सर। तो डेप्रीसिएशन इस पे लगी है, डेप्रीसिएशन इस पे लगनी चाहिए। हम्म। तो 1 लाख पे तो आप ऑलरेडी डेप्रीसिएशन लगा चुके हो, डिफरेंस 90K पे डेप्रीसिएशन लगा दो। हाँ। तो 90K डिवाइडेड बाई 18, बाई 18। तो 90,000 डिवाइडेड बाई 18 साल होना चाहिए $5,000। 5 मिनट। तो मेरी ये, अगर मैं इसको देखूं तो इसके अंदर $5,000 की क्या लग गई? डेप्रीसिएशन। डेप्रिसिएशन। और क्या होगा? अब आप मुझे एक बात बताइए, आपकी इन्वेंट्री 10,000 ज्यादा है, हम्म। एंडिंग इन्वेंट्री। तो आपका इन्वेंट्री को आप रीफ्रेम करोगे 10,000 पे, हाँ। दस तो हजार से माइनस बढ़ाओगे, करके। अगर वो 15 थी तो 25 कर दोगे। हाँ हाँ। तो अब जब इन्वेंट्री बिकेगी, सपोजिंगली इन्वेंट्री 50,000 की बिकती थी पहले, 50,000 की बिक रही है अभी, ठीक है। सेल प्राइस 50,000 था पहले भी और 50,000 था अभी भी, ओके। अब आपकी एंडिंग इन्वेंट्री की कॉस्ट, कॉस्ट प्राइस पे होती है ना इन्वेंट्री हमेशा। हाँ तो इन्वेंट्री की कॉस्ट 15,000 से हो गई 25,000, यही कहना चाह रहे हैं वो हमें। हाँ। तो आप मुझे बताओ, आपकी नेट इनकम पहले कितनी आती? 35,000, अब आ रही है 25,000। तो आपकी हाँ। नेट इनकम में 10,000 की 10,000। इन्वेंट्री की इंक्रीज के कारण 10,000 की रिडक्शन है ना। हम्म। तो ये 10,000 की रिडक्शन भी हमें इस एक बीस में देने की जरूरत है। हाँ सर। बचा कितना? 1,05,000। हाँ 1,05,000 का 40% मेरी इनकम है। 42,000 इज गोइंग टू बी माई आंसर। सर, एक तो 10,000 इन्वेंट्री का और 5,000 डेप्रिसिएशन का। यही दो था मेरे पास एडजस्टमेंट्स करने को, तो मैंने ये दोनों कर डाली। ठीक है बट सर। क्या आपको लॉजिक समझ में आया एडजस्टमेंट्स? हाँ सर। हाँ हाँ सर। सही है। हम्म। हाँ जी, तो जानवी अब इस क्वेश्चन पे चलो, क्या कह रहा है ये क्वेश्चन देखो। ये कह रहा है ऑन July 1 ईयर 1, जुलाई हो गया मतलब मिड ईयर हो गया लगभग, यस सर। है ना। तो July 1 ईयर 1 मिड ईयर पे क्या हो रहा है? आर कॉर्पोरेशन परचेज कंप्यूटर इक्विपमेंट एट अ कॉस्ट ऑफ 360, यस सर। एट अ कॉस्ट ऑफ 360। हम्म। This equipment was estimated to have a 6 year life with no RV and was depreciated by straight line method. 6 year life with हाँ no residual value हाँ। and depreciated using SLM. हम्म। On January 3 ईयर 4, मतलब जुलाई में, मतलब ईयर 1 में लग गई डेप्रीसिएशन, ईयर 2 में लग गई, ईयर 3 में लग गई, ईयर 4 में चेंज का सोच रहे हैं कुछ शायद, are determined that the equipment could no longer process data efficiently, that its value has been permanently impaired। मतलब सस्पेंड। ये एसेट हमारे लिए लगभग ऑब्सोलीट या वर्थलेस हो गया है। हाँ। अब जिस चीज की हमें कदर ही नहीं है, जिस चीज का हमारे को काम ही नहीं है, उसको हम हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में क्यों रखें? हम्म। सोचते हैं अभी, फिर भी ये तो क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते मेरे दिमाग में जो जो चीजें आती रहती है ना, मैं आपको वो सब बताता रहता हूँ। रीजन बीइंग, मैं चाहता हूँ आप क्वेश्चन को इतनी पॉसिबिलिटीज के साथ अप्रोच करो, ठीक है। ठीक है सर। दैट इट्स वैल्यू हैज बीन परमानेंटली impaired एंड 70,000 could be recovered over the remaining useful life of the asset। $70,000 ही रिकवर किए जा सकते हैं ओवर द रिमेनिंग यूजफुल लाइफ। हम्म। मतलब कहीं ना कहीं हमें ये वैल्यू 70,000 तक की दे सकता है। What carrying amount should Ray report on its December ईयर 4 वैसे। ईयर 4 बैलेंस शीट फॉर दिस इक्विपमेंट? हाँ या जिस चीज ने हमें जितनी वर्थ देनी है, हाँ। उसी के कॉन्टेक्स्ट में, उसी के रिगार्ड में हमें उसकी वैल्यू भी देनी चाहिए,
accounting must be true and fair, right? Your financial statements must be true and fair. They should give you a picture to the investors or the users of financial statements which is not misleading. यही है ना हमारा मेन पर्पस तो. यस सर. What carrying amount should they report on its दिसंबर 31 ईयर 4? दिसंबर 31 ईयर 4 में क्या करना है देखते हैं. पहले तो यहां तक का कैरिंग अमाउंट निकाल लें कि 3 साल हाँ. डेप्रिसिएशन लगने के बाद कितनी हमारी वैल्यू बची है एसेट की. हाँ. तो एक वो लाख कितनी अस्सी बची हजार है? 1,80,000. हाँ, 180 की डेप्रिसिएशन लग गई और 180 की वैल्यू बच गई. सर इन्होंने 3.5 ईयर रिमेनिंग यूजफुल लाइफ ऐसे निकाला है इन्होंने. ओहो, एक मिनट, हमने ध्यान नहीं दिया ना. ईयर 1 में मिड ईयर से ही तो चालू हुआ है सब कुछ. हम्म. तो 6 मंथ्स यहाँ के, 1 ईयर यहाँ का और 1 ईयर यहाँ का. यूजफुल लाइफ थी 6 साल, 2.5 साल बीत गए, साढ़े तीन हाँ. साल बच गए. हम्म. बट जानवी 3.5 ईयर्स इंक्लूडिंग व्हाट? इंक्लूडिंग ईयर 4, हाँ. है ना? हाँ इंक्लूडिंग सर. ईयर 4. और ओपनिंग ओपनिंग ऑफ ईयर 4 में इन लोगों ने इसकी वैल्यू कितनी करी? 70,000 कर दी, हम्म. है ना? तो यहां तक कितने की डेप्रिसिएशन लग चुकी है? 3 सालों की बात करता हूं. ईयर 1 + 2 + 3 की जो डेप्रिसिएशन है वो कितनी है? 30,000 ईयर 1 की, हाँ. 60,000 ईयर 2 की, 60,000 ईयर 3 की. 1.5 लाख हाँ. की डेप्रिसिएशन लग चुकी है. यस सर. कैरिंग अमाउंट कितना बचा है? कैरिंग अमाउंट टू कितना? 2,10,000. 3,60,000 में से कैरिंग अमाउंट कैसे निकलता है? इट इज द हिस्टोरिक कॉस्ट लेस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन लेस इंपेयरमेंट वैल्यू. अच्छा तो 3,60,000. 3,60,000 लेस 1,50,000. अभी तो इतना ही है. अभी इतना हाँ. ही है, अभी इतना ही है. हाँ सर. तो 2,10,000. हम्म. अब वो कह रहा है कि $2,10,000 की जो आपकी कैरिंग अमाउंट है वो हाँ. तो आपकी कैरिंग अमाउंट है जो थी, लेकिन इसकी रिकवरेबल अमाउंट ओनली $70,000 है. तो जानवी मैं करूंगा क्या? मैं $70,000 पे इम्पेयरमेंट लॉस को बुक करने के बाद अपनी कैरिंग अमाउंट ले आऊंगा, है ना? क्योंकि ठीक. इतनी ही वैल्यू है इस चीज की. आपने इम्पेयरमेंट लॉस पढ़ा है अभी तक? हाँ पढ़ लिया. पढ़ लिया है ना? मैं, मेरा एक आध लेक्चर है इम्पेयरमेंट लॉस पे, मैं वो भी भेज दूंगा, देख लेना. क्योंकि इम्पेयरमेंट लॉस में क्या होता है, जब हमारे एसेट की कैरिंग अमाउंट ज्यादा होती है हम्म. उस अमाउंट से, या तो जितने का मार्केट में वो एसेट बिक रहा है, या तो वो एसेट मुझे कितना अमाउंट लेके आके दे सकता है अगर मैं उसको इनफाइनाइटली यूज करता रहूं या उसकी रिमेनिंग यूजफुल लाइफ पे यूज करता रहूं. तो हम्म. यानी कि फेयर मार्केट वैल्यू और वैल्यू इन यूज, उसे हम वैल्यू इन यूज कहते थे, प्रेजेंट वैल्यू पे लेके आते थे. याद आया होगा थोड़ा थोड़ा. हल्का सा रिवाइज हुआ वो चीज या नहीं? हाँ सर. हाँ सर. है ना? तो इस प्रकार से हमें देखना पड़ेगा कि कितने कितना हमें इम्पेयरमेंट लॉस बुक करना है. तो 2 10 से 70,000 पे लेके आने के लिए हम्म. मुझे 1,40,000 का तो इम्पेयरमेंट लॉस बुक करना है. हम्म. राइट? मेरी पता नहीं स्क्रीन का जो मैं लिख रहा हूँ वो दिख क्यों नहीं रहा. जस्ट अ हाँ सेकेंड, सर. एक सेकेंड दो, अभी करते हैं इसको सर. हाँ जी.
तो मैंने ये सारी चीजें लिखी हुई थी यहाँ पे लगभग। तो इसको थोड़ा आप डार्क कर दोगे क्या, हाँ मैं ये कर, पेन को? राइट राइट राइट, फॉर श्योर। तो ये पहले के साल थे, अब ये बाद के साल है, और इस दिन हमारी कैरिंग अमाउंट 2,10,000 थी, हाँ। जिसको मैंने इम्पेयरमेंट लॉस बुक करा 1,40,000 का, और $70,000 पे मैं अपनी वैल्यू को ले आया हूं इस डेट पे। $70K हो गई है कैरिंग अमाउंट नाउ। हाँ सर। बिकॉज कैरिंग अमाउंट क्या होता है? कैरिंग अमाउंट होता है हिस्टोरिकल कॉस्ट लेस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन लेस हाँ। इम्पेयरमेंट लॉस इफ एनी। यस सर। तो ये तो जानवी निकल गया, हाँ। ठीक है ना। अब 70,000 को मेरे को कितने सालों में डेप्रिशिएट करना है? 3.5 सालों में। 3.5 साल में। तो ईयर 4 की डेप्रिसिएशन कितनी होगी? ईयर 4 की जो डेप्रिसिएशन होगी वो होगी 70,000 डिवाइडेड बाई 3.5 इंटू 1 ईयर। हाँ। है कि नहीं? नहीं यस सर। जानवी, यहाँ पे क्या हुआ है? यहाँ पे चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट हुआ। एस्टिमेट हुआ है। इस दिन पे हुआ है चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट, यानी कि इस दिन के बाद से चेंजेस इनकलकेट हो जाएंगे। हाँ। रेट्रोस्पेक्टिवली कुछ नहीं करना, जो हो रेट्रोस्पेक्टिवली नहीं। गया तो हो गया, आगे का देखो। फ्यूचर इवेंट्स में। तो 20,000 आपकी डेप्रीसिएशन आ रही है 20 के। यस सर। तो अब जो मशीनरी आपने 70,000 की मान ली थी ईयर 4 पे आफ्टर बुकिंग योर इम्पेयरमेंट लॉस, हम्म। वो क्या हो गई? उस पे आपने 20,000 की डेप्रिसिएशन लगा दी, तो वो बची कितने की? 50 हजार। 50K की ईयर एंड पे। यही हाँ। क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन मानूंगा, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसके अंदर मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स यूज हुए। हम्म। इम्पेयरमेंट का यूज हुआ रैंडमली, और फिर चेंज इन हाँ। अकाउंटिंग एस्टिमेट भी हो गया। क्लियर है? यस सर। इस क्वेश्चन को देखते हैं आप। On January 2, year 3, to better reflect the variable use on its machinery, Holly Incorporation elected to change its method of depreciation from the straight line method to units production method। SLM से यूनिट्स प्रोड्यूस मेथड पे जा रहे हैं, है ना? तो यूनिट्स प्रोड्यूस मेथड कौन सा होता है? वो बताओ। दो मेथड ही होते हैं ना इसके, तो एक तो वो नहीं, वेटेड। बताता हूँ। एक मशीनरी खरीदी हम्म। 5 लाख की, हम्म। ये समझ लिया कि इसने अपने पूरे जीवन काल में हाँ। 5 लाख यूनिट्स बनानी है। $5 लाख की खरीदी और 5 लाख यूनिट्स बनानी है इसने अपने पूरे जीवन काल में। 5 साल चले, 10 साल चले, 8 साल चले, 1 साल चले। पर यूनिट के हिसाब से हमने कॉस्ट वो कर दी। Yes। तो अब फॉर एग्जाम्पल हमने क्या किया? हमने कॉस्ट को डिवाइड कर दिया यूनिट से। अब इस साल में सपोजिंगली 20,000 यूनिट्स बनी, तो ये इतनी डेप्रीसिएशन हो गई। मतलब $1 आ गया पर यूनिट की डेप्रीसिएशन, 20,000 में $20,000 आ गए डेप्रीसिएशन। या फिर मैं आपसे एक और चीज बोलता हूं। मैंने कहा आपको कि आप जानवी ये गाड़ी खरीद लो, आपको गाड़ी चाहिए थी, आपको ये गाड़ी खरीद लो। मैंने बोला ये गाड़ी 50,000 माइल्स चलेगी बिना किसी दिक्कत के, हम्म। उसके बाद ये बंद हो जाएगी और इस दुनिया का कोई भी मैकेनिक इसको ठीक नहीं कर पाएगा। तो आप स्ट्रेट लाइन मेथड उस पर लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लगा लो। $1 लाख की सपोजिंगली आपने $100,000 की खरीदी, आपने कहा 5 साल चलेगी, बीस बीस हम्म। हजार डॉलर की हर साल की डिप्रिसिएशन लगा लेती हूँ। लेकिन ये उस बंदे के लिए फायदेमंद चीज नहीं है जिसकी गाड़ी किसी दिन 2 माइल्स चलती है, किसी की दिन 4 माइल्स चलती है, किसी 6 महीने चली ही नहीं। हाँ। हाँ। उन लोगों को क्यों लगानी पूरे पूरे साल की डिप्रिसिएशन? तो उन्होंने क्या किया कि $1 लाख की खरीद रहा हूं ना, मैंने कहा हाँ। कहते 50,000 माइल चलनी है, मैंने कहा हाँ। कहते तो डिवाइड कर दो इसको 50,000 माइल से। मैंने कहा $2 पर माइल आ रही है आपकी डेप्रीसिएशन इस हिसाब से। तो कह रहे हाँ, इस साल मैंने 5,000 माइल चलाई पूरे 365 दिन में। तो इन्होंने $2 5,000 से मल्टीप्लाई करके कहता मेरा तो 10 ही हजार की डेप्रीसिएशन बन रही है। क्या हम इस बंदे को गलत बोल सकते हैं?
नहीं सर। नहीं, सही है, ही इज राइट, है ना? तो ये लॉजिक समझ में आया? दिस इज यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन डेप्रिसिएशन मेथड एंड इट इज अ चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट इफ यू गो फ्रॉम एसएलएम टू दिस मेथड, ओके? ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द मशीन वॉज 50,000 विद नो सैल्वेज वैल्यू जब खरीदी थी। एस्टिमेटेड लाइफ वॉज 10 ईयर्स, 10 साल की एस्टिमेटेड लाइफ थी। हम्म। ऑली एस्टिमेट्स, ऑली ने क्या एस्टिमेट किया? दैट मशीनरीज टोटल लाइफ इज 40,000 machine hours and the machine hours usage was 8,500 hours हम्म। during year 2 and 3,500 during year 1। ओली का इनकम टैक्स रेट 30% का है एंड द मशीन आवर्स यूजेज वॉज $10,000 इन ईयर 3। इफ हॉली इशूज सिंगल पीरियड स्टेटमेंट्स ओनली इट शुड रिपोर्ट द अकाउंटिंग चेंजेस इन इट्स ईयर 3 फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एज। अब पहली बात तो ये, जो हो गया सो हो गया। क्यों? क्योंकि दिस इज अ चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट्स एस्टिमेट तो अब एंड आगे जो की चेंज इन देखेंगे। अकाउंटिंग एस्टिमेट होता है वो क्या माना जाता है? वो कैसे माना प्रोस्पेक्टिवली। जाता है? वो प्रोस्पेक्टिव। रेट्रोस्पेक्टिवली माना जाता है नहीं। या प्रोस्पेक्टिवली माना जाता है? प्रोस्पेक्टिवली माना जाता है। प्रोस्पेक्टिवली पक्का ना? नो हाँ डाउट। सर, यस सर। तो प्रोस्पेक्टिवली माना जा रहा है यहाँ पे भी। आप मुझे बताइए, क्या वो ईयर 1 और ईयर 2 में कुछ हुआ उससे वो कुछ करेगा कि नहीं करेगा? नहीं, वो उसका कुछ भी नहीं करेगा। करना नहीं चाहिए ना, लॉजिकली नहीं करना चाहिए। हमने क्या निकालना है? हमें कैरिंग अमाउंट निकालनी है। किस हम्म। डेट पे? डेट ऑफ चेंज पे। और ये चेंज हुआ कब है? जनवरी टू ईयर 3। तो दो हाँ। साल में तो जो हो गया उसका कुछ नहीं कर सकते। 50,000 की मशीनरी थी, इसमें ईयर 1 पे डेप्रिसिएशन लगी हम्म। और ईयर 2 पे डेप्रिसिएशन लगी। कैसे लगी? स्ट्रेट लाइन मेथड के हिसाब से लगी, राइट? हाँ। तो कितने की लगी जानवी? पहले साल में इसने बोला कि चेंज इट पचास मेथड का। डेप्रिसिएशन द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द मशीनरी वाज दिस एंड नो सैलरी एस्टिमेटेड लाइफ 10 ईयर्स। तो मतलब वो पांच पांच मतलब उसने ईयर 1 में डेप्रिसिएशन कितनी लगाई होगी? 50,000 पाँच डिवाइडेड बाय हजार 10, है ना? 5,000 5,000 रुपीज। 5,000 5,000। ईयर 3 के लिए कैरिंग अमाउंट क्या बचा जो फर्दर डेप्रिशिएबल है प्रोस्पेक्टिवली? 40,000 फोर्टी ईयर थाउजेंड 3 के लिए कितना बना? 40,000। 40,000 बना। 40,000 को कितने यूनिट्स में बांट रहे हैं? टोटल यूनिट्स कितने हैं? 50,000। 50,000 मशीन आवर्स। हाँ। और ईयर 3 में कितना चला है? 1 मिनट, 1 मिनट सर। 10,000। ईयर 3 में चला है 10,000। हाँ। तो 40,000 डिवाइडेड बाय 50,000 इंटू 10,000, ये क्या आया मेरा? 8,000। $8,000, राइट? डेप्रिसिएशन आया। ये आ गया मेरा डेप्रिसिएशन। हम्म। हम्म। 10,6, ये इसका करेक्ट आंसर है। हाँ। मेरे को एक बारी फिर लेट मी रीड इट। इफ हॉली इशूज सिंगल पीरियड एज अ सिंगल पीरियड ओनली it should report the accounting change in its year 3 financial statement as। एक गड़बड़ कर दी मैंने छोटी सी, कभी कभी हो जाता है, ठीक है यार। आ, हमारे पास 50,000 यूनिट्स है ना, 50,000 मशीन आवर्स है ना। बट मशीन आवर्स 50,000 की एस्टिमेशन कब से की गई है? फर्स्ट डे से ना, जब हमने मशीनरी खरीदी थी। तो सर 2 साल तो हमने वो कर लिया ना। 2 साल तो हमने डेप्रिशिएट कर दी, लेकिन 2 साल उस मशीनरी की लाइफ तो खत्म हुई होगी। उतने घंटे तो वो चली है, बचे हुए घंटों में ही तो करूंगा। तो हमें फिर नीचे 40,000 लिखना चाहिए। नहीं, 40,000 क्यों लिखना चाहिए? एक मिनट। 40,000 तो हमारा कैरिंग अमाउंट है।
हाँ, जो बचा है। क्योंकि देखो 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 देखो, एस्टिमेट चेंज के बाद वाले पीरियड में हम डेप्रिसिएशन चेंज करते हैं ना। हम्म। एस्टिमेशन डेट वाले दिन जो रिमेनिंग यूजफुल लाइफ है उस पे हम डेप्रिसिएशन करते हैं ना। हम्म। तो एस्टिमेट चेंज वाले दिन पे जो रिमेनिंग यूजफुल लाइफ है वो कितने घंटों की है? वो टोटल है 50,000 की, अगर मैं फर्स्ट डे से देखूं तो। हाँ। ईयर वन और ईयर टू में मेरी जितनी मशीनरी चली उतने की उसकी लाइफ तो कम हो गई, भले ही मैंने डेप्रिसिएशन कोई और तरीके से बुक करी थी, लेकिन नाउ दैट इज नॉट द पार्ट ऑफ इट्स मशीन रिमेनिंग यूजफुल लाइफ ना। एम आई तो मेकिंग वो सेंस? तो सर हमने सही लिखा ना, 40,000 तो हमने सही लिखा। 40,000 तो आपका कैरिंग अमाउंट है, उसमें तो हम गलती क्यों ही करेंगे? सर हमने तो कैरिंग ओरिजिनल को अमाउंट तो 50,000 है ना, 40,000 तो बचा हुआ अमाउंट है। 40,000 बचा हुआ अमाउंट है, इस बात को आप हटा दें एक बार दिमाग से। हाँ। ठीक है, चलो। इसको हटा देते हैं। अब आप मुझे बताओ ये 40,000 कितने टाइम में डेप्रिशिएट करना है अगले यूनिट्स प्रोडक्शन के हिसाब से? हाँ। अब यूनिट हाँ। प्रोडक्शन भी हटा दो दिमाग से। मैं कह रहा हूं यूजफुल लाइफ चेंज हो गई, हमने 10 साल मांगी थी, 10 साल मानी थी, लेकिन इसकी लाइफ 5 साल निकली। फ्रॉम हम्म। द डेट ऑफ एक्विजिशन, फ्रॉम द अच्छा। डेट ऑफ डेट एक्विजिशन। ऑफ एक्विजिशन। वैसे ही तो अब अगले कितने सालों में करोगे? 3 साल की तो डेप्रीसी, 2 साल की तो लग चुकी है। हाँ, तो अब 3 साल आगे की। 8 साल थे, बट अब 8 की जगह कितने बचे? 3 ही बचे। 3 ही बचे। लेकिन अगर मैं आपको बोलूं 5 इयर्स है लाइफ फ्रॉम द डेट ऑफ चेंज, तो अगले 8 साल की जगह हम 5 साल में डेप्रिशिएट करेंगे, राइट? हम्म। वैसे ही जानवी 50,000 मशीन आज फ्रॉम द फर्स्ट डेट है। इसमें लिखा है ऐसा एक में। लिखा है ना कि हॉली एस्टिमेट्स दैट द मशीन्स टोटल लाइफ, अच्छा। टोटल लाइफ इज 50,000। तो भले ही ईयर वन और ईयर टू में मैंने ईयर्स के हिसाब से डेप्रिशिएट करा, लेकिन अब मेरी लाइफ मशीनरी की जो बची है उसी के हिसाब से देखूंगा ना। हाँ। जब मशीनरी पूरी 50,000 ही आवर्स चल सकती थी, जिसके अंदर से वो 3,500 और 8,500 आवर्स ईयर वन और टू में चल चुकी है, मतलब 12,000 घंटे चल चुकी है, तो मेरा हम्म। डेप्रिसिएबल बेस अब बचे हुए 38,000 आवर्स में ही तो डेप्रिशिएट होगा। हाँ। क्योंकि मशीनरी की टोटल लाइफ ही 50,000 घंटे है ना, 51 52 53,000 तो है नहीं। हाँ। हम 50,000 से तब डिवाइड करते हैं जब हमारी टोटल मशीनरी की लाइफ कितनी होती? 62 आवर्स होती, 62,000 आवर्स होती, हम्म। है ना। तो मैंने इसको रिमेनिंग लाइफ से डिवाइड कर दिया 38K से, हाँ। इंटू 100 कर दिया, इंटू 10K कर दिया। हाँ। सेकेंड, ये 10K क्यों किया? हाँ, क्योंकि 10K आवर्स यूज हुए हैं ना ईयर थ्री हाँ। में। तो 40,000 डिवाइडेड बाय 38,000 इंटू 10,000, एकदम एग्जैक्ट आंसर आ रहा है कैलकुलेटर में 10,526.315। हम्म। क्या आपको ये बात समझ में आई? अब आगे। मतलब बेसिकली दे ट्रिक्ड यू बाय द लैंग्वेज ऑफ द क्वेश्चन। हाँ, बहुत ध्यान से पढ़ना पड़ेगा क्वेश्चन। बिल्कुल बिल्कुल जी, बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि ये एक बहुत ही रीजनेबल मिस्टेक है, अरे यार पढ़ते पढ़ते हमसे भी हो जाती है कई बार। टीचर बनने का मतलब ये थोड़ा ना है कि अब दीन दुनिया का सारा ज्ञान घोट के पी लिया, ऐसा नहीं होता। अभी आपके चैप्टर 3 से रिलेटेड 2 क्वेश्चन और है ना। तो फोर्थ वाला नहीं लेंगे ना फिर आज? ले लेंगे, अगर टाइम मिला तो ले लेते हैं, वरना आई टोल्ड यू ना आपकी मैं परसों मंडे को क्लास रख लूंगा एक। ठीक है ना, अभी कर लेते हैं। एल कॉर्पोरेशन, अ कैलेंडर ईयर एंड फर्म, has used the FIFO method of inventory measurement since its beginning of operations in ईयर 3। ईयर 3 में इसका धंधा चालू हुआ था, तब से ये क्या फॉलो कर रहा है? फिबो मेथड। FIFO method। L changed to the weighted average method for determining inventory cost at beginning ईयर 6। ईयर 6 में क्या करा? चेंज इन चेंज कर। इन्वेंटरी मेथड कर दिया ईयर 6 के बिगिनिंग में। हम्म। तो मतलब जानवी ये क्या है? चेंज इन अकाउंटिंग, प्रिंसिपल। चेंज इन अकाउंटिंग प्रिंसिपल।
अगर ये चेंज इन अकाउंटिंग प्रिंसिपल है तो इसको हम करते कैसे हैं? रेट्रोस्पेक्टिवली। रेट्रोस्पेक्टिवली एडजस्टमेंट देते हैं फॉर ऑल द ईयर्स प्रेजेंटेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, हाँ। और उसका रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट का क्यूमुलेटिव इफेक्ट देना पड़ता है इस साल के रिटेन अर्निंग ओपनिंग ऑफ रिटेन्ड अर्निंग, एंड एसेट्स एंड रेलेवेंट एसेट एसेट लायबिलिटी। लायबिलिटी। डबल एंट्री सिस्टम ना, दो इफेक्ट जाएंगे। क्या हो गया, परेशान लग रहे हो? नहीं नहीं सर। समझ आ रहा है या नहीं आ रहा हाँ है? हाँ हाँ। सर ये अच्छा लगा ये तरीका, ये इससे रिवीजन भी हो गया अच्छा बोलने से चलो, बार बार। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। चलो अभी भी देखो ना, मेरा तरीका है ये। अभी हमने इम्पेयरमेंट हाँ। लॉ भी तो रिवाइज कर लिया 2 मिनट में। एक हम्म, आइडिया तो आ गया, वापस दोबारा पढ़ेंगे तो एक आइडिया तो रहेगा। हाँ। चलो, द फॉलोइंग जस्टिफिकेशन फॉर द चेंज वॉज दैट इट बेटर रिफ्लेक्ट्स इन्वेंट्री फ्लो। ठीक है, वो जस्टिफिकेशन तुमने एफएएसबी को देनी है, मेरे को क्या जरूरत उसकी, राइट? या फिर मैक्स टू मैक्स आईआरएस भी मांगता है जस्टिफिकेशंस कई बार, ठीक है। द फॉलोइंग schedule shows year and inventory balances under the FIFO and weighted average methods. Year 3, 4, 5। अच्छा, 3, 4, 5 FIFO weighted और average। रेचो करते यहां से यहां पे हुआ है चेंज। हैं। In its year 6 financial statements, L included comparative statement for 4 and 5। जानवी, मैंने आपको ये पढ़ाते वक्त एक चीज समझाई थी, कुछ याद है? कि कुछ अगर याद हम रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट दे रहे हैं तो देने तो हमें ऑल पीरियड्स के लिए चाहिए, बट एमसीक्यू परस्पेक्टिव से हम रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट कब दिया, किसका दिया करेंगे? फॉर द पीरियड्स प्रेजेंटेड एज कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। याद है ये नहीं। बात? और क्या हाँ सर। आपने क्वेश्चंस में नोट करा कि वो इस तरीके से हो रहे हैं? यस सर। बाय व्हाट अमाउंट शुड सीईओ कॉस्ट ऑफ सेल्स बी रेट्रोस्पेक्टिवली एडजस्टेड? कितने से रेट्रोस्पेक्टिवली एडजस्ट करनी चाहिए हमें कॉस्ट ऑफ सेल्स फॉर द ईयर एंडेड December 31, ईयर 5? कैसे करें बताओ, चेंजेस कितने हैं? ये कितने हैं, ये कितना है, बताओ मुझे। एक तो 14,000 का चेंज है। 14,000 का, और ये एक 16,000 का। 166 प्लस 150, 16 के का। ये क्या है? ये हमारे सर ये चेंज। ये हमारे एक तरीके से वो चेंजेस है जो बैलेंस के अंडर आ रहे हैं, राइट? हाँ। अब ये चेंज जो है, ये ईयर 4 का चेंज है, और हमने ईयर 4 से ही चेंज करने चालू करे हैं, क्योंकि 4, 5, 6 ये 3 साल दिख रहे हैं ईयर 6 की बैलेंस शीट में। हाँ। ईयर 4 में तो पूरा इफेक्ट चला गया। हाँ। अगर मैं यही 14,000 का इफेक्ट फिर से ईयर 5 में दूं, क्या डबल काउंटिंग नहीं हो जाएगी? नहीं, वो जो हो मतलब गया तो हो गया। ईयर 4 का जो क्लोजिंग बैलेंस है, वो हाँ सर। ईयर 5 का ओपनिंग बैलेंस भी तो बनेगा। हाँ। तो मेरे को 2 बार चेंज करने की जरूरत तो नहीं है ना। नहीं सर। तो मतलब एक ये 16,000 में से 14,000 का चेंज ईयर 4 को रिफ्लेक्ट करता है ना, और 2,000 का चेंज ईयर 5 को रिफ्लेक्ट करता है। अच्छा। थोड़ा सा हाँ। टेक्निकल है ये, तभी मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोल दिया था कि ये थोड़ा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हटके क्वेश्चन है। थोड़ा सा ज्यादा टेक्निकल है, लॉजिक समझना। आपने क्लोजिंग बैलेंसेस ही तो है ये इन्वेंट्री के, कि नहीं? हाँ सर। हाँ तो समझ आपने ईयर 4 का क्लोजिंग बैलेंस, और मैं लेजिट गारंटी बोल रहा हूँ कोई लॉजिक नहीं समझा पाएगा इस बात को लेके, क्योंकि मैं बड़ा परेशान हुआ था इस क्वेश्चन पे। मुझे समझ नहीं आई थी ये बात काफी टाइम तक। फिर इवेंचुअली मुझे फार के एग्जाम के बाद ऑडिट वगैरह पढ़ते वक्त रियलाइज हुई ये चीज, ओपनिंग बैलेंस का, ठीक है। तो लास्ट ईयर में मैंने 14,000 से बढ़ा दिया मेरा क्लोजिंग बैलेंस। अब ओपनिंग बैलेंस भी तो बढ़ गया 14,000 से, हाँ। ठीक है। तो मैं आपको अगर बोलूं और डिटेल में समझाऊं थोड़ा सा, अगर चलेगा तो बताओ। हाँ सर मतलब। ईयर 5 का ओपनिंग बैलेंस क्या हो गया जानवी? इंक्रीज हो गया 14 के से। हाँ।
है। हाँ सर, हाँ। इंक्रीज हुआ डिक्रीज हुआ? डिक्रीज हो गया 14 में से। 150 डिक्रीज की हुआ जगह सर। 142 लिख रहे हैं ना? हाँ। डिक्रीज हो गया। हम्म। क्लोजिंग बैलेंस कितने से डिक्रीज हो गया? 14,000 से। 16,000 से ना? ईयर 5 का है वो। हाँ। हाँ। 16। ठीक है। अब जानवी मुझे एक बात बताओ, कॉस्ट ऑफ सेल्स सीओजीएस क्या होता है? COGS ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। अब आपका ओपनिंग क्या हुआ? देख लो, एग्जैक्ट लॉजिक मिल गया। 14। यहाँ पे सेम आंसर आ जाएगा। कैसे? ओपनिंग अगर मैं कह रहा हूं पहले 100 था, परचेजेस भी आपकी 50 थी, क्लोजिंग आपका था 60, सपोजिंगली। सपोजिंगली कुछ भी है। तो इस चेंज के इनकलकेट होने के कारण ये कितना हो जाएगा? 14 से कम हो जाएगा। हाँ। और ये क्या हो जाएगा? 16 से कम हो जाएगा। 16 से कम हो जाएगा। तो 100 की जगह मैं कितना लिखूं? 86 के प्लस 50 के। परचेजेस तो परचेजेस ही हैं। लेस 60 - 16। 60 - 16। हम्म। 44 के। हम्म। अब देखो, आपका डिफरेंस आ जाएगा 2000 से इंक्रीज। 2000 से इंक्रीज आ अच्छा, जाएगा। आपने सर कुछ भी अमाउंट डाल के उसमें कुछ उसको भी, पुट मैंने तो बस करा। आपको, अरे बिना अमाउंट डाले भी करवा देता हूं। देखो, सीओजीएस क्या आया? ओपनिंग प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग, राइट? अब ओपनिंग में क्या आ गया? ओपनिंग लेस 14 के, हाँ। प्लस परचेजेस जो थी तो थी, माइनस क्लोजिंग लेस 16 के। हम्म। सही कह रहा हूं? अब ओपनिंग प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग, इतना तो पहले वाला ही मेरा सीओजीएस है ना? ये कितना हो गया? -614। और ये हम्म। माइनस का साइन इस पे ऑपरेट हुआ तो माइनस, ये क्लोजिंग आ रहा है तो ये प्लस हो जाएगा ना? तो -14 के प्लस 16 के, ये कितना आ गया? 2 के। तो ये 2। मेरा ओरिजिनल सीओजीएस वाज दिस, ओपनिंग प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग। और हाँ। मेरा सीओजीएस न्यू कितना आ जाएगा फिर आफ्टर चेंजेस? ओपनिंग प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग, मतलब मेरा ओरिजिनल सीओजीएस +2000 इंक्रीज हो गया ना? तो हाँ सर। हमारे प्रीवियस सीओजीएस जो ये था, उससे 2000 का इंक्रीज हो गया। बहुत टेक्निकल क्वेश्चन है, बहुत टेक्निकल। बट क्या समझ में आया? हाँ सर, समझ में तो आ पक्का गया। भूलोगे तो नहीं इस बात को? नहीं सर। चलो, नोट करना पड़ेगा इसको तो। नोट करना पड़ेगा। और ये जो आप क्योंकि ये क्वेश्चन पूछते हो, इनके नोट्स बनाया करो। एग्जाम से 4-6 दिन पहले यू वोंट बी इन अ स्टेट कि आप सारे क्वेश्चंस कर लो प्रैक्टिस। तो नोट्स याद रहेंगे तो आसान हो जाएगी थोड़ी जिंदगी। हाँ सर। क्या है? हॉल्ट हॉल्ट कंपनी discovered that in prior year it failed to report 40,000 of depreciation related to a newly constructed building. तो जानवी, what is this? This is error correction, right? हाँ। पिछली साल मैं कुछ करना भूल गया हूं या मैंने कुछ गलत कर दिया हो, omission is also an error, mistake is also an error, right? तो 40,000 की डेप्रिसिएशन नहीं करी। द डेप्रिसिएशन वॉज कंप्यूटेड करेक्टली फॉर टैक्स पर्पसेस। मतलब टैक्स में कोई इशू नहीं करा। हाँ हमारी बुक इनकम में बस डेप्रिसिएशन नहीं डाली। द टैक्स रेट फॉर द करंट ईयर वॉज 20%। हाउ शुड हॉल्ट रिपोर्ट द करेक्शन ऑफ द एरर? करेक्शन ऑफ एरर यही है कि इस साल के रिटेन अर्निंग में डाल देंगे ओपनिंग वाले सर, हाँ को। वो क्वेश्चन मेरा ये था कि डेप्रिसिएशन तो सर एस्टिमेशन होता है ना, जैसे क्या चेंज इन एस्टिमेशन, तो उसको तो हम। जानवी, हम यहाँ पे डेप्रिसिएशन चेंज नहीं कर रहे, हम हमारी गलती सुधार रहे हैं। हाँ, वो एक डाउट था। डेप्रिसिएशन के एस्टिमेट्स क्या होते हैं जानवी? डेप्रिसिएशन का एस्टिमेट हो गया आपका सैल्वेज वैल्यू,
हम्म। उसके अंदर चेंज इज योर एस्टिमेशन का चेंज, नंबर ऑफ यूजफुल लाइफ, उसके अंदर का चेंज इज योर एस्टिमेशन का चेंज, है ना। बट हाँ। दिस इज नॉट अ चेंज, दिस इज एन एरर करेक्शन, ठीक है। ठीक। और सिंस टैक्स पर्पसेस में हमने कोई गलती नहीं करी, इसीलिए टैक्स इफेक्ट क्यों देना जब टैक्स अच्छा, सही हाँ। है ना। सॉर्टेड। ठीक है सर, हाँ सर। तो ये रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन का ही केस है। हम्म। चलो, लेट अस स्टॉप द रिकॉर्डिंग, थैंक यू सो मच फॉर लेंडिंग मी योर ईयर्स।